सबसे पहले रावलपिंडी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक वाकया पेश आया और वो भी थोड़ी देर पहले रात में लेट नाइट रिपोर्ट हुआ है। और वो ये है कि नामालूम अफराद जो हैं और इनके बारे में उमर अयूब खान साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि वो एजेंसी से मुतल्लिका लोग हैं जो दाखिल हुए हैं पार्लियामेंट लॉजेस में। पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो महफूज जगह समझी जाती है, जैसा कि समझा जाता है कि कौमी असम्बली, थोड़े दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर अटैक हुआ था, नकाबपोशों ने आकर वहां पे एमएनएस को गिरफ्तार किया था। और अब इसी तरह जो है वो ख्वाजा शहराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और जो स्टाफ के मेंबर थे उनके ऊपर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया, और ये नामालूम अफराद हैं जिन्होंने आकर वहां पे टॉर्चर किया। ये वाकया रिपोर्ट हुआ, मैं आपको बता दूं। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट दिन है वो रावलपिंडी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि एहतजाज किया जाएगा रावलपिंडी में। लियाकत बाग जो है वो इस एहतजाज का मरकजी पॉइंट था। पहले तो मुनाजिर आए लियाकत बाग से, उसको ताले लगा दिए गए, सील कर दिया गया, वहां पे कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, पुलिस की नफरी पहुंचा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, जहां पे जो निकलता है वहां उसको गिरफ्तार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है। फिर 2 दिन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोग्राम है एहतजाज करने का, तो 2 दिन के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया गया रावलपिंडी में। और ये पहले भी करते रहे, हमेशा से ऐसे ही करते रहे, हर हुकूमत ही करती है, लेकिन ये हुकूमत बार बार करती है, बहुत ज्यादा करती है। फस्तायत में जरा 4 कदम आगे निकली हुई है। तो दफा 144 इन्होंने नाफिज कर दी और रेंजर्स को भी कॉल कर लिया गया। रेंजर्स की 6 कंपनियां बताई जा रही है जी, उनको भी पहुंचाया गया। फिर जगह जगह पे कंटेनर्स खड़े किए गए, हजारों की तादाद में जो है वो लोगों को परेशान किया गया। सैकड़ों कंटेनर्स पकड़ के उनको रोक लिया गया। जो कंटेनर के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर हैं, वो साथ मौजूद होते हैं, जो हेल्पर्स, वो बेचारे मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए बता रहे थे कि जनाब हमसे तो पुलिस पैसे भी ले लेती है, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया। अरे पुलिस को तो ऑर्डर मिलता है ना कंटेनर पकड़ते हैं, फिर वो कांस्टेबल होते हैं, वो दिहाड़ी लगाने से कहाँ बात आते हैं। वो बेचारे कहीं कंटेनर वाला कहता है मेरे से 20 हज़ार ले लिया, कोई कहता 10 हज़ार ले लिया, कोई कहता जी मेरा मोबाइल भी साथ ले गए मेरी गाड़ी की चाबी के साथ। तो सबकी चाबियां भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, इनकी तलाशियां भी लेते हैं। तो बहुत बेचारों को परेशान किया जाता है कंटेनर वालों को। बहरहाल जो इकदाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी है जी, छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की, नौकरी से फारिग कर देंगे अगर नहीं पहुंचोगे फौरी तौर पे तो। और तातील का ऐलान कर दिया गया जी कि लोग काम पे नहीं आएंगे। आसपास के होटल और तालीमी इदारे जो है उनको बंद कर दिया गया है। कारकुनों को और शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के लोगों को हिरासत में लिया गया जो वहां पे कवरेज करने के लिए गए थे मीडिया के, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया बाद में। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लियाकत बाग की सराउंडिंग में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हुकूमत ने रावलपिंडी भी बंद कर दिया, जिला बता रहा हूं आपको, जिला रावलपिंडी बंद कर दिया, जिला अटक बंद कर दिया, जिला जेलम बंद कर दिया, जिला चकवाल भी बंद कर दिया। यानी आप अंदाजा करें कि इतनी खौफजदा और डरी हुई हुकूमत है कि एक जगह पे एहतजाज का ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि मेरे लिए आपने वहां पहुंचना है। इमरान खान साहब ने इस मरतबा जो जुमला बोला, उन्होंने कहा रावलपिंडी में, क्योंकि इमरान खान साहब भी रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद है, तो वहीं पे लोगों ने मिलने के लिए भी जाते हैं। और रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को वैसे कभी मायूस नहीं किया। 13 की 13 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब को जितवाई है, पूरे डिवीजन को जितवाया। और रावलपिंडी का ही वो कमिश्नर था जिसने इतनी बड़ी धांधली के बाद उसका जमीर जागा और उसने कहा ये क्या तबाही हमने फेर दी है, हम तो मुल्क को बर्बाद कर देंगे। हमने तो मुल्क उनके हवाले कर दिया जिनमें कोई एफिडेविट के केस में था, कोई किसी केस में था, कोई जमीनों के केस में था, कोई जो है वो किसी कब्जा ग्रुप में था। तो हमने तो सारा मुल्क लाके उनको दे दिया। पढ़े लिखे लोग जो है बेचारे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनसे हमने 50-50, 60-60 हज़ार की लीड हमने छीन ली। तो ये तो आवाम का मैंडेट नहीं है। वो बेचारा फिर निकल के बोला, उसने बताया कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद वो गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं चलता, बेचारा दोबारा कभी सामने नहीं आया। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है और वो कह रहे हैं एहतजाज तो हम सूरत करेंगे और जरूर करेंगे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई, और पहले भी गिरफ्तारियां होती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी वो 200-400 बंदा गिरफ्तार हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार है। कारकुन मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे, अपर पंजाब की तरफ से आएंगे। मरी रोड को बंद किया गया है, बाकी मुल्क का जितने भी रोड है उन सबको बंद किया गया है। ये क्योंकि देखें एक जो वीकेंड होता है इसके ऊपर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और यही टाइम होता है जब लोग यहाँ पे सड़क पे ट्रैवल करते हैं, तो वो रोड भी उन्होंने बंद कर दी है। तो हर तरफ लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक लियाकत बाग के इलाके में आके वहां पे एहतजाज करना था, तो पूरे के पूरे रावलपिंडी के डिवीजन में और सराउंडिंग में जो है वो एक कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि हुकूमत कितनी ज्यादा खौफजदा है, और यही होगी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अगले 1 हफ्ते तक। मैं आपको कैसे कह रहा हूं, अपोजिशन को जो विजुअल्स चाहिए होते हैं, जो मनाजर चाहिए होते हैं, गिरफ्तारियों के, कंटेनर्स के, पकड़ धकड़ के, मार कुटाई के, कारकुनों के साथ ज्यादती करने के, जबर के, फस्तायत के, वो सारे मनाजर का बंदोबस्त ये हुकूमत खुद करके देती। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर बाहर जलसा था, पूरा इस्लामाबाद बंद था। ये शायद खान अब्बासी साहब भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए बेचारे सर पीट रहे थे कि ये कहां के अकलमंद ने क्या किया। अब देखें है उस मौके पर जब शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, अव्वल तो उनकी बनती फॉर्म 47 के जाली वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान में, लेकिन आप अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ जिनको अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब का मौका मिला और उन्होंने वहां पे जो खिताब किया वो कोई ज्यादा मुतासिरकुन नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की मुतासिरकुन नहीं थी। मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, जब आलमी बरादरी इसराइल को कह रही है कि आप जंगबंदी करें, तो बजाय इसके कि वो जंगबंदी करें, उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं जी हम जंगबंदी किसी सूरत नहीं करेंगे, मुस्तरद करते हैं आपका मुतालबा। 700 उन्होंने लबनानी शहरी शहीद कर दिए हैं, हजारों जख्मी हैं। और इसराइल ने कहा जी कोई मैं आपकी अपील नहीं मान रहा, और उन्होंने ये कहा कि अब तक हमने 220 अपने अहदाफ को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह पे हमने ये हमला किया है, जबकि औरतों और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाँ बहक हुई है। और दूसरी जानिब जो लोग उनको ताकत से रोकने की कोशिश कर सकते हैं वो तो बिल्कुल खामोश है।
और जो बाकी लोग हैं वो सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं कि अमेरिका ने अभी इसराइल को 8.7 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की है। इसमें से जंगी सामान के लिए 3.5 अरब डॉलर और जो फिजाई दिफाई निजाम है उसके लिए 5.2 अरब डॉलर इसराइल जो है वो खर्च कर रहा है। अब ये हथियार ही खरीदते ना इन पैसों से, यानी जब ये पैसा मिलेगा इससे हथियार खरीदेंगे। अमेरिका फंडिंग करता है, देखिए इसको गौर करें, ये एक साइकिल है पैसे का। अमेरिका के बाद बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, उसके अंदर जो है हर तरह के लोग रहते हैं अमेरिका में, अच्छा उनका टैक्स का निजाम है, तो बहुत ज्यादा पैसा उनके पास इकट्ठा होता है, जिस बुनियाद पे दुनिया के अंदर वो एक अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, तो उनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, डॉलर बहुत ज्यादा है अमेरिका के पास। तो अमेरिका जो है वो अपने डॉलर्स की बुनियाद के ऊपर, अपनी ताकत की बुनियाद के ऊपर दुनिया पे सुपर पावर के तौर पर हुकूमत करता है, जो उनका दावा है। अब इसको अगर आप एक एंगल से देखेंगे, हथियार जो दुनिया में बेहतरीन कंपनियां बनाती हैं उनका ताल्लुक भी अमेरिका के साथ है। दुनिया में बेहतरीन हथियार अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी बनाते हैं, और जो लोग हथियार बनाते हैं उनके हुकूमतों के अंदर इन्फ्लुएंस है, तो वो अपने हथियार बेचना चाहते हैं। हथियार बेचने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि कहीं पे जंग लग जाए। अगर किसी भी मुल्क में जंग लग जाए या दो मुल्क आपस में लड़ पड़े तो फिर हथियार बहुत तेजी से बिकते हैं। तो जैसे कि यूक्रेन के अंदर जब जंग लगी रशिया के साथ, तो अमेरिकन जो हथियार बेचने वाले हैं, जो यूरोपियन हथियार बेचने वाले, उन्हें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग जो है वहां की हुकूमतों ने की, और वो फंडिंग उन मुल्कों के पास थोड़ी गई है, वो तो घूम के वापस इनके पास आ गई। यानी उन्हीं की कंपनियों ने हथियार बेच दिए, हथियार वहां पे पहुंच गए, और वो जो सरकारी पैसा था टैक्स पेयर का, वो चंद लोगों की जेबों में चला गया। ये है असल गेम। तो अमेरिका यूं पैसा देता है और उसी पैसे से वापस उनको हथियार बेचता है, और वो जो अमेरिकन कौम का पैसा है वो वहां पे लोगों की जेबों में चला जाता है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, दुनिया ऐसे ही चलती है ये साइकिल, और दुनिया का बेहतरीन धंधा है हथियारों का धंधा। जितने बड़े और खतरनाक हथियार बिकेंगे उतना बड़ा और वसी मुनाफा होगा। तो इसी तरह से इसको चलाया जाता है। अब तवज्जो होनी थी वज़ीर आज़म के खिताब की तरफ, हालांकि उस खिताब में कोई ऐसी चीज नहीं थी, यानी कोई काबिल जिक्र चीज हो तो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर दूं। वज़ीर आज़म का बड़ा स्टीरियो टाइप किस्म का खिताब था। अब तवज्जो होनी चाहिए थी उनके खिताब की तरफ, पूरी की पूरी तवज्जो इस फस्तायत की तरफ करवा दी हुकूमत ने। और भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोटेस्ट ही तो था, आप वो नहीं करने देते, और आप जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हर तरफ शहबाज शरीफ साहब के खिताब की बात करते। इमरान खान साहब के तो अशरे शहीद वो खिताब नहीं कर सके, जरूरत उनकी तरफ थी नहीं। वो कहते हैं दुनिया को कि जनाब अमेरिका उनको फंडिंग क्यों दे रहा है, जब आप कहते हैं जंगबंदी करें, वो जंगबंदी नहीं करता, फिर भी आप उनको 8.7 अरब डॉलर दे रहे हैं। आवाज उठानी चाहिए थी कि इंसानों को मारने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आवाज नहीं उठाई। अब सारी तवज्जो बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, थोड़ी बहुत वहां पे चली जाती, जितनी बनती थी वो भी नहीं जाएगी। वजह यह है कि रावलपिंडी में टका के फस्तायत हो रही है और रावलपिंडी में रोकने की कोशिश की जा रही है। तरीके इंसाफ के लोग कहते हैं हम तो नहीं रुकते, हमारे तो सारे काफिले आएंगे, हम गलियों मोहल्लों से निकलेंगे, हमारी खवातीन और बच्चे भी निकलेंगे, और जहां पे रोका जाएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक बत्ती बनाई है कि वहीं पे हम बैठ जाएंगे। जहां पे हमें रोकेंगे सामने आएंगे, हम वहीं पे खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देंगे, वहीं पे उनका मुकाबला करेंगे। गिरफ्तारियां करते तो गिरफ्तारियां देंगे। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने कहा, और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वुकला है उन्होंने भी श्योरिटी दी है कि जितने लोग गिरफ्तार होंगे उनको कानूनी मावनत फराहम की जाएगी और तमाम लोगों की जमानतों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये 2-4 दिन की गिरफ्तारी होती है, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते। ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके कभी भी ज्यादा नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल फिर भी लोग लंबे अरसे तक भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कार्रवाइयां होने के बाद ये तो एक एहतजाज है, और इसमें जो है वो पुरअमन एहतजाज करना आवाम का आईनी हक होता है। लेकिन यहाँ पे दफा 144 लगा के कर्फ्यू नाफिज कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं कि निकलो और एहतजाज करके दिखाओ। तो ब्रूटल जो स्टेट फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों के खिलाफ। अब नाज़रीन एक वाकया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि एक MNA के ऊपर अटैक हुआ, और कौमी असम्बली में ख्वाजा शराफ जो है वो MNA है, और उनको जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मारा गया। लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अभी हाल ही में एक और वाकया हुआ था, मैं अभी नाम नहीं ले रहा बंदे का, और उसके पीछे एक मसलियत है अभी मुझे, क्योंकि जिसने बताई खबर उन्होंने कहा अभी अपने नाम नहीं लेना। हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA जिनको कुछ अर्सा पहले अगवा भी किया गया था और उनको बहुत परेशान भी किया गया था, उनकी खबर बहुत ज्यादा मीडिया पे आई थी, मैंने भी उनके ऊपर वीलॉग्स किए थे। अब उनके जो MNA हैं वो मौजूद थे पार्लियामेंट लॉजेस में, और वो ये समझ रहे थे वो महफूज हैं। तो नामालूम अफराद वहां पे पहुंच गए और उन्होंने पहुंचकर जो है वो उनको वहां से ले जाने की कोशिश करना शुरू की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस MNA ने फौरन राब्ता किया कि जी मेरे तो यहाँ पे बंदे आ गए, मुझे ले जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे जो वहां का सिक्योरिटी स्टाफ है, जो ऑफिसर वहां पे मौजूद था, उससे राब्ता किया कि जनाब हमारे MNA को पार्लियामेंट लॉजेस से अगर कोई उठाकर ले गया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आप फौरी तौर पर एक्टिविटी करें, क्योंकि स्पीकर ने वादा किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जनाब उन्होंने अपना जो जूनियर ऑफिसर है उसको फौरन वहां भेजा। तो जो नामालूम लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने जूनियर ऑफिसर को डांट के वापस भेज दिया। जूनियर ऑफिसर भी जो है वो अच्छे रैंक वाला ऑफिसर था। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा कॉल की, और वो जो सीनियर ऑफिसर वहां पे मौजूद था वो खुद गया। जब वो गया तो वो जो नामालूम अफराद वहां मौजूद थे उन्होंने टेलीफोन के ऊपर एक बहुत सीनियर पुलिस वाले की बात करवा दी, बहुत बड़े ऑफिसर से बात करवा दी, उस सीनियर ऑफिसर की भी जिसकी ड्यूटी है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर सिक्योरिटी फराहम करना MNAs को। तो वो सीनियर ऑफिसर ने उसको कहा कि जी तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ यहां से, छोड़ दो। तो वो वहां से चले गए। अब MNA साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी आप 5 मिनट किसी तरह गुजार लें, हम आ रहे हैं। और फिर उमर अयूब साहब की सरबराही में तकरीबन जो लोग वहां पे पहुंचे उनकी तादाद 13-14 बताई जाती है, जो MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13-14 MNA वहां पे पहुंच गए और उन्होंने जाके वहां रोला डाल दिया नामालूम अफराद के सामने।
और कंधे पे हाथ रख के बड़े आराम से अपने उस एमएनए को लेके जो पहले अगवा हो चुका था वहां से निकल गए। पहले उसको वहां करीबी एक बिल्डिंग के अंदर ले गए, वहां पे उसको महफूज किया और उसके बाद उसको कहीं दूर दराज मुंतकिल कर दिया। तो ये है जनाब पूरी कहानी एक एमएनए की कि उसको वहां से अगवा करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट लॉजिक से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे उसको बचाया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये एमएनए जो है ये वो बंदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयान अल्फी दे चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये वोट डाल ही नहीं सकता तरमीम के हक में। अच्छा, ये वोट सिर्फ एक सूरत में डाल सकता है कि कादी फायद ईसा साहब ने जो पीर वाले दिन के लिए एक बेंच बनाया हुआ है जिसकी सरबाई वो खुद कर रहे हैं, उसमें वो हुकूमत के हक में ये फैसला दे दे कि जनाब इन्हें वोट डालने का हक है, ये वोट डाल सकते हैं, इनकी सीट तो चली जाएगी लेकिन वोट इनका काउंट हो जाएगा। तो इसी सूरत में सिर्फ वो बंदा काम आ सकता है जिसको अगवा करने की कोशिश की गई। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि एक केस लगा हुआ है पीर वाले दिन, कादी साहब ने पता नहीं पीर को भी वो सुना जाएगा या नहीं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते हैं कि बेंच में बैठे ही ना, या हो सकता है मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार अगले हफ्ते में जाके इसका फैसला आए। तो जब भी इस रिव्यू पिटीशन का फैसला आएगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो ये एमएनए काम आता है। तो क्या उठाने वालों को पहले से पता है कि कादी साहब क्या फैसला देने वाले? ये मेरा सवाल है कि क्या उठाने वालों को पहले से पता था कि कादी साहब फैसला देने वाले हैं? अब इधर एक सवाल पैदा होता है, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, सदारती ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है वो भी इसी खेल का हिस्सा है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकालना भी इसी खेल का हिस्सा है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस कमेटी के अंदर लाना भी उसी खेल का हिस्सा है। और फिर जो फैसला आएगा वो फैसला, फिर इसका मतलब है कि फैसला साधों को पहले से पता है कि फैसला क्या आने वाला है और फैसले के बाद कौन से बंदे हमारे काम आने वाले, तो बंदे चक लो। तो भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मैक्सिमम बंदे कंट्रोल कर लिए हैं। मैक्सिमम बंदे मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस वक्त 3 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल नहीं हो रहा। और बड़े मजे की बात यह है कि हुकूमत के अपने 2 बंदे अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। एक बंदे का तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि हुकूमत का 1 वोट तो कम हो गया है, वो नहीं पड़ेगा, और दूसरा वोट जो है वो हुकूमत का मेरे ख्याल में अब तक वो भी तकरीबन 80% कवर हो गया, तो हुकूमत को दूसरा वोट भी नहीं पड़ेगा। 2 वोट हुकूमत के टूट चुके हैं। हुकूमत की अपनी तादाद 214 से कम होकर 212 हो गई है। फजलुर रहमान साहब के 8 मिल भी जाए तो इनको 4 और चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 बंदे अभी तक खतरे की घंटी बजा रहे हैं जिनको कंट्रोल करने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम पे हुकूमत की सांसें फूली हुई है, और यहां तक हो गया कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ठीक है हम कोई बात कर लेते हैं बीच वाली, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश करते हैं, और फौजी अदालतों वाली जो शिक है उससे हम पीछे हट जाएंगे, हम इतना तो कर सकते हैं। तो फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए हुकूमत पीछे पीछे हट रही है, लेकिन फजलुर रहमान साहब का स्टांस कहां पहुंच गया है ये आपको मौलाना गफूर हैदरी साहब के बयान से पता चल जाता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द किया, वो भी जाकर फजलुर रहमान साहब से मिला, उन्होंने कहा तरमीम बना लेते हैं, आईनी अदालतें वक्त की जरूरत है, और आईनी अदालतों के लिए जो वजूहात अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी वजूहात दे। बिलावल ने जैसे बोला वो वजूहात है नहीं, यानी वो ये कहते हैं कि 90% वक्त जो है वो आईनी केसेस में लग जाता है, तो नहीं लगता भाई, 90% से ज्यादा वक्त दूसरे केसेस में लगता है। आईनी केसेस क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा होते हैं इसलिए बिलावल को लगता है कि वो ज्यादा वक्त में है, तो वो सही वाले डाटे के ऊपर सही वाली बात करें। मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा कि मुबारक सानी केस जो था उसमें कादी फायद ईसा साहब ने जो फैसला दिया था वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था, और अवाम के प्रेशर की वजह से, अवाम के दबाव की वजह से उन्होंने वो फैसला वापस लिया। आईनी तरमीम में हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो कादी फायद ईसा साहब को तो पत्ता काट दिया। मजहबी लोग जब ये कह देते हैं ना कि मजहब का मामला बीच में ले आते हैं और इस्लाम का मामला बीच में ले आते हैं, तो फिर इनके लिए गुंजाइश नहीं होती सपोर्ट करने की। तो कादी फायद ईसा साहब पे ये वाला जो अटैक किया है फजलुर रहमान साहब की जमात ने, और उन्होंने कहा जी कि मुबारक सानी वाले केस में कादी साहब को वो देखते हैं कि उन्होंने जानबूझकर किया था लेकिन अवामी दबाव में वो पीछे हट गए। अब ये क्योंकि मजहबी एलिमेंट को बीच में ले आए फजलुर रहमान साहब की जमात, और जब मजहब को ये बीच में ले आए तो फिर इनके पास पीछे हटने के चांसेस खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि गवर्नर जैसे ओहदों के लालच के अंदर हम अपने असूल से पीछे नहीं हट सकते। शेख वकास अकरम साहब नादरीन जब से बने हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद सबको पता था कि शाम 4 बजे वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो इस्लामाबाद में मौजूद है। उनका सारा कारोबार बंद कर दिया, उनके पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उनकी गाड़ियां बसें पकड़ के बंद कर दी, उनका जो आबाई घर है छंग वाला वहां पे छापे मार रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। और वहां पे पैगाम क्या दिया जा रहा है कि हमसे रब्ता करें। अब शेख वकास अकरम साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी मैं अब इसमें क्या कर सकता हूं, ये कौन सा रवैया रियासत का, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो हमारा हक है, हम अपना आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, तो फिर तो हमें ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, और ये तो मुल्क सियासत के काबिल नहीं रहेगा। बहरहाल वो अपने मौके पे अभी तक तो डटे हुए, जब मेरी उनसे बात हुई। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।